हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है आर्यन कामिया और इस चैनल पर मैं पढ़ाने वाला हूँ सीए फाउंडेशन का पूरा कोर्स। मैं खुद एक सीए एस्पिरेंट हूँ एंड आई एम साइमल्टेनियसली प्रिपेयरिंग फॉर माय सीए फाउंडेशन नवंबर 2021 अटेम्प्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पेपर नंबर 4 जो कि है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड कमर्शियल नॉलेज। ये पेपर आपका फुली ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। For every correct answer you will get plus 1 marks and for every incorrect answer you will get minus 0.25. पेपर 4 आपका दो पार्ट्स में डिवाइड है जो कि है पार्ट ए बिजनेस इकोनॉमिक्स और है पार्ट बी बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। पार्ट ए रहने वाला है आपका टोटल 60 मार्क्स का और पार्ट बी रहने वाला है आपका टोटल 40 मार्क्स का। और आज से हम स्टार्ट करें हमारे पार्ट ए का चैप्टर नंबर 2 जो कि है डिमांड फोरकास्टिंग, सप्लाई एंड कंज्यूमर बिहेवियर। हमारी पहली यूनिट है डिमांड जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये डिमांड होती क्या है? क्या ये कोई विश है? क्या ये कोई डिजायर है? हम ये सब समझने से पहले हम ये सीख लेते हैं कि डिमांड क्रिएट कैसे होती है। कौन सी वो 3 कंडीशंस है जिनके फुलफिल होने से एक डिमांड क्रिएट हो जाती है। अब क्रिएशन ऑफ डिमांड को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि एक सुपर कार है ऑडी और यहाँ पर 3 लोग हैं, एक है राजू, एक है यश और एक है रैंडम सीए। अब राजू है थोड़ा गरीब और यश थोड़ा अमीर है और सीए आपका मिडिल क्लास हो गया। अब इस कार को लेकर राजू के क्या मन में डिजायर होगी? क्या उसकी विश होगी काश ये कार मेरे पास होती? हाँ होगी। और क्या यश के पास इस कार को लेकर डिजायर होगी? यार ये गाड़ी तो लेनी है भाई, ये तो लेनी पड़ेगी। तो हाँ इसकी भी डिजायर होगी। क्या एक सीए की डिजायर होगी? हाँ भाई कार है, कार तो सबकी डिजायर होती है, सुपर कार इतनी बढ़िया, इसकी भी होगी। लेकिन 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 राजू की डिजायर तो है लेकिन वो बेचारा गरीब, उसकी एबिलिटी है पे करने की? क्या उसके पास इतने रिसोर्सेज है कि उस गाड़ी को खरीद पाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं भैया, शोरूम में गए, अब राजू को तो बाहर निकाल दिया, रिसोर्सेज थे ही नहीं, तो एबिलिटी टू पे यहाँ पर नहीं है। अब बात है यश की। यश है थोड़ा अमीर, नोट दिख रहे होंगे हाथ में। अब क्या यश की एबिलिटी है इस गाड़ी को खरीदने की? क्या उसको इतने रिसोर्सेज हैं? हाँ भाई अंधा पैसा है, यस। अब बात आई सीए की। क्या सीए के पास इतने पैसे हैं कि सुपर कार को खरीद पाए? हाँ होंगे भाई, सीए है, पैसे तो होंगे ही। अब बात कर लेते हैं हमारी विलिंगनेस की। विलिंगनेस मतलब क्या आप उस गाड़ी को खरीदने के लिए एग्री हो, रेडी हो आप उस गाड़ी को खरीदने के लिए? तो राजू के पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है, तो विलिंगनेस कहाँ से आएगी? नहीं है। अब बात है यश की। इच्छा भी है, पैसा भी है और विलिंगनेस तो होगी भाई, कितनी गाड़ियां, कमी थोड़ी ना पैसों की। अब बात कर लेते हैं एक सीए की। सीए के पास सीए की इच्छा है, हाँ है जी, और रिसोर्सेज है, हाँ जी है, लेकिन क्या विलिंगनेस होगी एक सीए की उस गाड़ी को खरीदने की? नहीं, सीए की विलिंगनेस नहीं होगी क्योंकि उसके पास और भी कई ऑप्शंस हैं इन्वेस्ट करने के। वो शेयर्स खरीद सकता है, म्यूचुअल फंड्स में डाल सकता है, एबिलिटी तो है लेकिन विलिंगनेस नहीं है। तो अब डिमांड कहाँ पे क्रिएट हुई? डिमांड यश के केस में क्रिएट हुई क्योंकि यहाँ पे डिजायर भी है, एबिलिटी टू पे भी है और विलिंगनेस भी है, तो यहाँ पर डिमांड क्रिएट हो गई। तो एक डिमांड कैसे क्रिएट होती है? डिजायर, विश, किसी चीज को लेकर इच्छा होनी चाहिए, प्लस एबिलिटी टू पे, रिसोर्सेज होने चाहिए आपको उस चीज को खरीदने के लिए, प्लस विलिंगनेस होनी चाहिए, आप रेडी होने चाहिए कि हाँ मेरे को खरीदना है, मेरे को ये गाड़ी खरीदनी है, मेरे को मोबाइल खरीदना है, मैं विलिंग हूँ पे करने के, मेरे पास एबिलिटी भी है, तो वहां पर आपकी डिमांड क्रिएट हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कि डिमांड एक्सप्रेस कैसे होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, हम उसको लिखते कैसे हैं। एग्जांपल के तौर पे यही कार उठा लेते हैं। अब ऑडी कंपनी के पास इसी कार की 10,000 यूनिट्स की डिमांड आई। कितनी यूनिट्स की डिमांड आई? 10,000। और इसकी प्राइस रेंज क्या थी? 40 to 60 lakhs। और ये डिमांड कब आई? विद इन अ मंथ। फिर से समझ लेते हैं, कितनी कार्स की डिमांड आई? 10,000। क्या प्राइस रेंज थी? 40 to 60 lakhs। और कब आई? विद इन अ मंथ। तो डिमांड को एक्सप्रेस करने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होती है। पहली होती है क्वांटिटी, दूसरा हो गया हमारा प्राइस, एंड थर्ड एंड द लास्ट पीरियड ऑफ टाइम।
दोनों ही क्रिएशन ऑफ डिमांड और एक्सप्रेशन ऑफ डिमांड से हमारे पास एक कंक्लूजन आया जो कि हमारी डेफिनेशन है अपने आप में। डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विस दैट कंज्यूमर्स आर एबल एंड विलिंग टू परचेज एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। तो डिमांड बेसिकली क्या है? डिमांड वो क्वांटिटी है जो कि लोग एबल भी है और विलिंग भी है, भाई जेब में पैसा भी है और खरीदना भी चाहते हैं, वो क्वांटिटी ऑफ गुड एट वेरियस प्राइसेस, जो लोग उस गुड को उस प्राइस पे खरीदना चाहते हैं। कब खरीदना चाहते हैं? विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम। इस क्वांटिटी को जो कि एबल और विलिंग है एट अ प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, इसको हम कहते हैं हमारी डिमांड। अब ये सब नोट करने की जरूरत नहीं है, मैंने इन सभी टॉपिक्स के अच्छे और वेल प्रिपेयर नोट्स मैंने प्रिपेयर कर रखे हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने अच्छे से हाईलाइट भी कर रखे हैं। आप चाहो तो इन नोट्स को मेरे टेलीग्राम ग्रुप से, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब दो टाइप के कंसेप्ट होते हैं, एक होता है फ्लो कंसेप्ट और एक होता है स्टॉक कंसेप्ट। और जो हमारा डिमांड है वो एक फ्लो कंसेप्ट है। अब ये फ्लो और स्टॉक क्या होते हैं? फ्लो कंसेप्ट में हम किसी चीज को फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं, एंड वेयरएज एक स्टॉक को हम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेजर करते हैं। जैसे कि एक टंकी है, उसमें पानी है और उस टंकी से पानी फ्लो हो रहा है। अब जो टंकी में पानी पड़ा हुआ है अभी इसी टाइम पे, तो टंकी में कितना पानी पड़ा है, तो हमारा एक स्टॉक हो गया, क्योंकि हम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेजर कर रहे हैं। और अगर हम उसी टंकी से 20 लगा के पानी निकालेंगे तो एक बाल्टी भरती है, अब वो कितने टाइम में बाल्टी भरेगी, कितने पीरियड ऑफ टाइम में बाल्टी भरेगी, तो हमारा क्या हो जाएगा? फ्लो कंसेप्ट। अब इसी तरह हमारा डिमांड भी क्या है? एक फ्लो कंसेप्ट है, पढ़ा था ना, क्वांटिटी प्लस प्राइस प्लस पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स पे आपके एमसीक्यू आ जाते हैं। वो आपसे पूछ लेगा कि डिमांड कौन सा कंसेप्ट है, पहला ऑप्शन है फ्लो, दूसरा स्टॉक, तीसरा बोथ और चौथा है नन। तो कौन सा सही करोगे? आप करोगे फ्लो, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। अब हम पढ़ेंगे कुछ फैक्टर जिनके कम या ज्यादा होने से डिमांड पे कुछ असर आता है, वो उनको अफेक्ट करती हैं। तो हमारा पहला फैक्टर है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सेट्रिस पैरिबस। अब ये क्या बोला है? सेट्रिस पैरिबस मतलब जितने भी अदर फैक्टर्स होते हैं हम उनको यहाँ पे कांस्टेंट मानते हैं। इसके ऊपर भी कई बार एमसीक्यू आ जाता है, इसकी स्पेलिंग के ऊपर आता है वैसे तो मोस्टली, जैसे CTERIS है तो यहाँ पे वो दे देगा आपको CUTURS, ऐसे ऐसे, तो इसकी स्पेलिंग पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। अब किसी कमोडिटी की प्राइस उसकी डिमांड को कैसे अफेक्ट करेगी? मान लो भाई प्याज के भाव बढ़ गए तो उसकी डिमांड क्या होती है? कम हो जाती है ना। प्राइस बढ़ा, डिमांड गिरी, और ऐसे ही अगर प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर प्राइस और डिमांड के बीच में एक इनवर्स रिलेशन होता है, उल्टा रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन। प्राइस बढ़ता है, डिमांड कम हो जाती है, एक चीज कम होती है दूसरी चीज बढ़ जाती है। अब दूसरा फैक्टर है हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। अब रिलेटेड कमोडिटीज भी दो तरह के होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब ये सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स है जिसमें आप एक गुड की जगह दूसरी गुड को आप रिप्लेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कोक, पेप्सी, यूपी और मैगी, ये होते हैं आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स। मान लो कोक नहीं मिल रही तो पेप्सी ले लो, भाई क्या जा रहा है, यूपी नहीं मिल रही तो मैगी ले लो। आप एक गुड की जगह दूसरा गुड आप यूज कर सकते हो। इन गुड्स का डिमांड के साथ एक पॉजिटिव रिलेशन होता है। जैसे कि अगर मान लो कोक का प्राइस बढ़ गया तो आप क्या करोगे? कोक खरीदोगे। भाई कम पैसों में पेप्सी ज्यादा मिले तो पेप्सी की डिमांड बढ़ेगी ना। कोक का प्राइस बढ़ा, पेप्सी की डिमांड बढ़ी। और अगर कोक की प्राइस कम हो गए तो आप क्या खरीदोगे? प्राइस कम हो गई कोक के प्रेफर करोगे आप। तो कोक के प्राइस कम हुए तो पेप्सी की डिमांड कम हो गई। ये होते हैं आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब आते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? ये वो गुड्स होते हैं जिनको आप साथ में कंज्यूम करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको चाय बनानी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगी? चाय पत्ती चाहिए होगी, चीनी चाहिए होगी। अगर आपको कार चलानी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? पेट्रोल चाहिए होगा। तो ये जो आपके साथ साथ गुड्स यूज हो रहे हैं ये आपके होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब इन गुड्स का डिमांड के साथ एक इनवर्स रिलेशन होता है। अब भाई इनवर्स रिलेशन कैसे हो गया? गुड्स तो साथ साथ यूज हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर आपकी टी और ये आपकी टी लीव्स, तो ये आपकी टी लीव्स है, चाय पत्ती। अगर इसकी प्राइस कम हो गई, अगर टी लीव्स की प्राइस कम हो गई
तो टी की जो डिमांड होगी वो ऑब्वियसली बढ़ेगी। तो भाई चाय पत्ती सस्ती हो रही है तो चाय हमें और सस्ते मिलेगी, तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। और ऐसे ही मान लो टी लीव्स की जो प्राइस है वो बढ़ गए, तो फिर क्या होगा, चाय पत्ती महंगी होगी तो टी की भी प्राइस ज्यादा हो जाएगी, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। एक के प्राइस बढ़ते हैं, दूसरे की डिमांड कम होती है। एक के प्राइस कम होते हैं तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। ये होता है आपका इनवर्स रिलेशन। अब थर्ड फैक्टर आता है हमारा इनकम ऑफ द हाउस होल्ड। अब इनकम बढ़ेगी तो हम गुड्स खरीदेंगे। अब गुड्स भी वो 3 टाइप के होते हैं जो हम खरीदते हैं, नॉर्मल या फिर लग्जरी गुड्स, इंफीरियर गुड्स एंड नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। अब नॉर्मल गुड्स का होता है डिमांड के साथ एक पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशन। अगर हमारी इनकम बढ़ी तो हम लग्जरी गुड्स ज्यादा प्रेफर करेंगे, तो लग्जरी गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर हमारी इनकम कम हो गई तो फिर हम लग्जरी गुड्स प्रेफर नहीं करेंगे, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। अब आते हैं हमारे इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, ये बेसिकली लोअर कैटेगरी के गुड्स होते हैं। जैसे कि अब एक चावल है, वो 40 रुपए का भी है और 20 रुपए का भी है मार्केट में, तो वो आपकी इनकम पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा चावल खरीदोगे, 40 वाला या 20 वाला। अब जो अगर आपकी इनकम ठीक ठाक है तो आप 40 वाला गुड प्रेफर करोगे, तो आपके लिए एक तरह का नॉर्मल गुड हो गया। और जो आपका 20 रुपए वाला चावल है वो आपके लिए इंफीरियर गुड हो जाएगा। अब इंफीरियर गुड का डिमांड के साथ एक इनवर्स या फिर नेगेटिव रिलेशन होता है। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप ऑब्वियसली लग्जरी गुड्स प्रेफर करोगे, और इंफीरियर गुड्स प्रेफर नहीं करोगे तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। और अगर आपकी इनकम फॉल डाउन होती है तो फिर आप नॉर्मल गुड्स से लग्जरी गुड्स आप इंफीरियर गुड्स पे शिफ्ट करोगे, तो वो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। अब तीसरे गुड्स हमारे नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। नेसेसिटी जैसे अब मेरे लिए नेसेसिटी क्या है, इस रूम में एक एसी होना ही चाहिए। अब मान लो मेरी इनकम बढ़ी तो मैंने अपने रूम में एक एसी लगवा लिया। अब इनकम तो बढ़ रही है कंटिन्यूसली, लेकिन जो मेरी नेसेसिटी है, जो मेरी वांट है, वो मेरी फुलफिल हो चुकी है। तो मेरी जो डिमांड होगी वो मेरी इनकम बढ़ने से पहले तो इंक्रीज करेगी, लेकिन बाद में वो एक कांस्टेंट रेट पे चल जाएगी। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पहले मेरी इनकम के बढ़ने से मेरी डिमांड तो बढ़ गई मेरी नेसेसिटी ऑफ लाइफ की, लेकिन जैसे वो फुलफिल हो गई तो उसका डिमांड हमारी कांस्टेंट रेट पे चल जाती है। हमारा फोर्थ फैक्टर आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर। अब इसका डिमांड पे एक पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट रिलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे छोले भटूरे पसंद है, तो अगर मेरा टेस्ट उस गुड में बढ़ेगा तो फिर उस गुड की डिमांड भी बढ़ेगी। और ऐसे ही अगर मेरे को कोई गुड पसंद नहीं है तो मेरा टेस्ट उसको प्रेफरेंस उसको लेकर कम हो जाएगा, तो फिर उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव रिलेशन। हमारा फिफ्थ पॉइंट है अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स जैसे साइज ऑफ पॉपुलेशन, कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्रेडिट फैसिलिटीज। अब जैसे साइज ऑफ पॉपुलेशन है, अगर आपकी पॉपुलेशन कंट्री की बहुत ज्यादा है तो उतने ही ज्यादा लोग आएंगे, उतनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, तो इसका आपको हो जाएगा पॉजिटिव रिलेशन। जितने ज्यादा लोग हो जाएंगे उतनी ज्यादा डिमांड हो जाएगी। अब सेकंड फैक्टर आपका कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। अब कॉम्पोजिशन जैसे एक पॉपुलेशन में डिफरेंट एज ग्रुप्स होते हैं, एक छोटे बच्चे, एक यंग और एक ओल्ड पीपल्स। अब अगर आपके छोटे बच्चे ज्यादा होंगे तो आपकी टॉयज की डिमांड ज्यादा हो जाएगी, और अगर आपके ओल्ड पीपल एक पॉपुलेशन में ज्यादा होंगे तो फिर आपकी स्टिक्स की या फिर फेक टीथ की डिमांड ज्यादा हो जाएगी। अगला फैक्टर आता है आपका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपकी कंट्री में इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आपकी पूरी पॉपुलेशन एक टाइप की डिमांड करेगी, तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी। और अगर दूसरी साइड अगर आपकी इनकम अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लो सारा पैसा कुछ लोगों के पास है और बाकी लोगों के पास पैसा है ही नहीं, तो फिर जो कुछ लोग होंगे वो डिमांड करेंगे और जो इतने बाकी सारे लोग होंगे वो डिमांड नहीं करेंगे, तो इससे आपकी डिमांड कम हो जाएगी। लास्ट फैक्टर आता है क्रेडिट फैसिलिटीज। अगर बैंक्स आपको क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी चीपर रेट्स पे, तो आपकी परचेजिंग पावर ज्यादा हो जाएगी। आप लोन लोगे, कुछ सामान परचेज करोगे, और जब आप परचेज करोगे तो आपकी डिमांड ज्यादा हो जाएगी, तो इसका भी आपकी डिमांड के ऊपर एक पॉजिटिव रिलेशन आता है। अब हमारा सिक्स्थ फैक्टर है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइस। अगर आपको पता है कि किसी शेयर का प्राइस फ्यूचर में हाई जाने वाला है, वो हाइक पे जाने वाला है, तो फिर आप क्या करोगे, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, मार्केट में सारे लोग वही शेयर खरीदने लगेंगे। और अगर आपको पता है कि एक शेयर की वैल्यू फ्यूचर में डाउन जाने वाली है, तो सारे लोग क्या करेंगे, उस शेयर को नहीं खरीदेंगे, उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो इसका एक इनवर्स रिलेशन होता है डिमांड के साथ। अगर किसी गुड की प्राइस फ्यूचर में राइज करने वाली है तो उसकी अभी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर फ्यूचर में किसी गुड का प्राइस कम होने वाला है तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, अभी कम हो जाएगी। तो अभी तक पढ़े हमने 6 फैक्टर्स जो कि डिमांड को अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर हमारा प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इसका क्या था, इनवर्स रिलेशन। दूसरा फैक्टर क्या था हमारा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसमें हमारे 2 टाइप के गुड्स है, एक था सब्स्टिट्यूट गुड और एक था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। थर्ड था हमारा इनकम ऑफ द हाउस होल्ड। इसमें भी हमारे 3 टाइप के गुड्स है, कौन से, एक था नॉर्मल गुड, लग्जरी गुड, एक था इंफीरियर गुड्स और एक थी हमारी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। चौथा था हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अगर हमारा टेस्ट किसी चीज को लेकर ज्यादा हो तो उसकी डिमांड भी ऑफकोर्स ज्यादा ही होगी।
हमारा फिफ्थ पॉइंट था अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में हमारे 4 फैक्टर्स है। कौन से? पहला था साइज ऑफ द पॉपुलेशन, दूसरा था कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, तीसरा था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और चौथा पॉइंट था हमारा क्रेडिट फैसिलिटीज। सिक्स फैक्टर हमारा क्या था? फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइस। अगर किसी गुड का प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर प्राइस कम होने वाला है तो उसकी डिमांड अभी कम हो जाएगी। आई होप अभी तक आपको सारा समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर आपको इस कंसेप्ट से लेकर कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई दूसरी क्वेरी है तो आप मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर मैं आपको डायरेक्ट रिप्लाई करूंगा और अपने नोट्स भी वहां पर अपलोड करता रहूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन मेरी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।